हेलो ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस की सीरीज, जिसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल कोर्स आप सभी के लिए ऑनगोइंग है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो फुल कोर्स है AJE और यूनिवर्सिटी एग्जाम एस्पिरेंट सभी के लिए डेडिकेटेड है। इसका आज का जो लेक्चर है किन टॉपिक्स में डील करने वाला है। आज के लेक्चर में दो स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वन इज आइडियल डायोड एंड द सेकंड टॉपिक इज डायोड रेजिस्टेंस। डायोड रेजिस्टेंस से खास तौर पे आपको AE और JEE एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइडियल डायोड के टॉपिक से आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। AE JEE में बहुत रेयर चांस होता है इससे क्वेश्चन का, हालांकि पास्ट में आए हुए हैं इस टॉपिक से भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द आइडियल डायोड। नाम से ही समझ में आ रहा है आइडियल डायोड मतलब एक ऐसा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग एक विजुअलाइज करेंगे जो एक बेंचमार्क सेट करने का काम करेगा जब भी डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना होगा। तो इन द टर्म्स ऑफ डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हम बात करेंगे एज अ आइडियल डायोड, ये एक बेंचमार्क होगी, ये एक लेवल होगा कि एक डायोड अपने प्योरेस्ट फॉर्म में क्या कुछ कर रहे सो दैट कि उसको आइडियल या परफेक्ट माना जाए। ठीक है, तो आइडियल डायोड का जो सिचुएशन है, ऑब्वियस सी बात है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है जिसको कि हम लोग एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, so let's make a heading ideal diode। ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों स्टडी कर रहे हैं? फॉर द स्टडी ऑफ आइडियल और best possible characteristics in a diode जो पॉसिबल है। इस चीज के लिए हमको ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना होता है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है सर डायोड की? चलिए, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इन फॉरवर्ड बायस, in forward bias it will conduct fully, means no resistance, कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं हमारा डायोड, और जो बैरियर पोटेंशियल है वो जीरो है। आइडियल कंडीशन पर जो बैरियर की पोटेंशियल रहेगी दैट हैज टू बी जीरो। अच्छा, मींस जो बैरियर पोटेंशियल होगी सर वो होगी नहीं यहाँ पे। हाँ, पोटेंशियल शुड बी जीरो। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जैसे ही मैं एक्सटर्नली बैटरी से कनेक्ट करूंगा इसको, तुरंत कंडक्ट करेगा विदाउट एनी डिले। हाँ, एग्जैक्टली इसी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ प्योर कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर? जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा। अच्छा, फुल्ली कंडक्ट करेगा ना आइडियल कंडीशन पे? हाँ जी, बिल्कुल कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग एक परफेक्ट वन वे स्विच बोल सकते हैं क्या? It works as a perfect one-way switch। ये वर्ड को याद रखिएगा, परफेक्ट वन वे स्विच। ये एक एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पेपर में सेम टू सेम परफेक्ट वन वे स्विच के फॉर्म में लिखा हुआ था। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक में आपको टिक करना था कि वो आइडियल डायोड में होता है, प्रैक्टिकल डायोड में होता है, जेनर में होता है, एवलांच में होता है, वो कंडीशन दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था कि आइडियल डायोड जो है वो बिहेव करता है एज अ परफेक्ट वन वे स्विच। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि अज्यूमिंग द डायोड वोल्टेज एज VD, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए डायोड वोल्टेज को VD से मैं शो कर रहा हूं। सो वी विल गिव VD इज इक्वल टू VA माइनस VK। ये पॉइंट तो चलो क्लियर रहेगा। क्यों? ये VA और VK क्या है सर? देखिए, VA जो है एनोड वोल्टेज है, VA इज एनोड वोल्टेज, ठीक है, और VK जो है वो कैथोड वोल्टेज है। और VD तो आपको पता ही है, VD जो है वो हमारा डायोड का ओवरऑल वोल्टेज टोटल निकलेगा। ठीक, तो अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूं, देखिए वोल्टेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको देखना है
और एक एक्सप्रेशन और यूज कर लेता हूं मैं यहां पे, आई ऑफ डी इज द डायोड करंट या करंट थ्रू डायोड। इसको लेकर के कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मैं बताऊंगा जो आपको पता रहना चाहिए आइडियल डायोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि हमारा डायोड ऑन है, केस 1, इफ द डायोड इज कंडक्टिंग, फॉरवर्ड बायस कर दिया मैंने, डायोड कंडक्टिंग स्टेट में आ गया। मुझे बताइए वीडी क्या होना चाहिए उस कंडीशन पे, जल्दी सोच के, ऐसे ही मतलब माइंड से ऐसे सोच के आप, तो क्या लगता है वीडी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए? क्या लगता है आपको वीडी? अगर डायोड कंडक्ट कर रहा है ना, सो हियर अगर कोई भी चीज कंडक्ट करता है, जैसे ये पेन है, इसके दोनों तरफ अगर मैंने वायर लगा दिया और ये पेन कंडक्ट करने लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना। इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? वोल्टेज क्या हो जाएगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। हियर VD will become जीरो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, VD क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सर। अच्छा, ID क्या हो जाएगा? डायोड करंट। ID विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये आपके याद रखने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम खास तौर पे कॉम्पिटिटिव में जिस हिसाब से पूछता है, ये की पॉइंट्स है। बाकी थ्योरी आप लिख लोगे कि सर फॉरवर्ड बायस में 100% कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में 100% ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा हमारा डायोड, कुछ नहीं कंडक्ट करेगा, ठीक है, ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये सब बेसिक चीजें, ये सब फिजिक्स में एक स्कूल का बच्चा जो है वो भी 11th में पढ़ लेता है। आप वो बेसिक चीजें और एडिशनली लिखिए, मतलब उतनी थ्योरी आप लिख के आओगे अगर यूनिवर्सिटी के लिए आप पढ़ रहे हो तो। प्लस साथ में ये एडिशनल डिटेल जब लिखोगे ना, तो आपके जो चेकर होंगे उसको समझ आएगा, यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, कि जो चेकर होंगे उनको समझ में आएगा कि नहीं ये बच्चे को आता है, इसका कंसेप्ट क्लियर है यार बढ़िया तरीके से, ये मेन की पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है इसने, ठीक है, डन। चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बोला कि भाई इस कंडीशन पे ID की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब जीरो वोल्टेज ड्रॉप, नॉन नेगेटिव करंट। कंक्लूजन क्या निकला इससे? मींस जीरो वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो गया ना, एंड नॉन नेगेटिव करंट। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर डायोड फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट पे हुआ तो ये दो सिचुएशन देखने को मिलेगी, द एंटायर VD विल बिकम जीरो एंड व्हाट अबाउट ID, इट विल बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डायोड ऑफ स्टेट में रहेगा तो क्या होगा? सेकंड कंडीशन लिखते हैं, इफ द डायोड इज इन ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट को टेक्निकली क्या बोलते हैं? ब्लॉकिंग स्टेट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लॉकिंग स्टेट। डायोड हमारा ऑफ स्टेट में, रिवर्स बायस कंडीशन प्रोवाइड करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। इस बार VD क्या हो जाएगा? सोचिए, ऑफ स्टेट पर है, क्या VD अवेलेबल होगा? तो लिखते हैं हियर, अच्छा ऑफ स्टेट में है तो वोल्टेज के बारे में तो बाद में बात करना, करंट तो जीरो हो जाएगा, इतना तो आप बोलोगे ही ना कि सर यहाँ करंट तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। हियर ID will become जीरो। अब आप देखिए इससे क्वेश्चन कैसा बनता है, आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे यही बोलेगा कि डायोड करंट जीरो हो गई, बताओ डायोड कौन से स्टेट में? अगर वो आइडियल डायोड है तो आपको बोलेगा फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट, इस तरीके से ऑप्शन देगा। बता सकते हैं आप, करंट जीरो बोल रहा है इसका मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन पर है, और वोल्टेज जीरो बोलेगा इसका मतलब कंडक्टिंग स्टेट में, ठीक है, डायोड कंडक्टिंग स्टेट में, तब वोल्टेज जीरो हो रहा है वहां पर। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अच्छा, ID जीरो है तो बताओ VD का क्या होगा? हियर VD विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। VD की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा पक्का? अरे ओपन सर्किट हुआ ना, जीरो कहां से हो जाएगा? करंट जीरो होगा ना, लेस देन और इक्वल टू रिवर्स बायस वोल्टेज होगा, रिवर्स बायस वोल्टेज। एकदम मेन की पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको मैं, कोई एक्स्ट्रा फालतू की चीजें नहीं, उतना ही जितना एकदम की पॉइंट है, जिससे मेन आप फीचर्स को बता पाएंगे इसका। तो VD विल बिकम लेस देन और इक्वल टू द रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइडेड, ठीक है। ID का क्या सीन है, मतलब ID और VD का ओवरऑल क्या हमको सिचुएशन समझ में है?
कि एक कंडीशन में, देयरफॉर वी कैन से कि एक कंडीशन में हमको दिखा आईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है, दूसरे कंडीशन में हमको दिखा कि वीडी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है ना। वीडी की सिचुएशन ऐसी कुछ दिखाई दे रही है। अच्छा, वीडी जो है पहले सिचुएशन में क्या हुआ था, लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, वीडी इंटू आईडी। वीडी इंटू आईडी क्या मिलेगा, ओवरऑल पावर इज इक्वल टू वी आई, 0। ओवरऑल पावर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि या तो डायोड 0 वोल्टेज के साथ कंडक्ट कर रहा है, 0 वोल्टेज ड्रॉप के साथ कंडक्ट कर रहा है, या फिर 0 करंट के साथ ब्लॉक कर रहा है। ठीक, यही फाइनल कंक्लूजन निकलता है। ये सब जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग ओवरऑल यही निकल रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट an ideal diode conducts with 0 diode voltage, है ना, 0 diode voltage, और it blocks with 0 diode current in forward and reverse मोड। दोनों ही मोड में क्या क्या हो रहा है रेस्पेक्टिवली। कंप्लीट थ्योरी हो गई डायोड इक्वेशन, मतलब डायोड कंडीशन के बारे में, आइडियल डायोड के बारे में, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा सर इसका, ठीक है, या तो फुल्ली ब्लॉक कर रहा है ना 0 करंट के साथ, ओवरऑल ग्राफ कैसे बनेगा। तो फिर ग्राफ में ऐसा कोई लीनियर या ऐसा नॉन लीनियर वाला कोई ऐसा चक्कर होगा ही नहीं, स्टेप फॉर्म में दिखाई देगा। स्टेप फॉर्म में कैसे दिखेगा सर, सब चीज तो 0 पे ही हो रहा है ना। तो ग्राफ देखो इसका कैसे बनना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, ये रहा आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक। ऐड कर देते हैं आपके नोट्स में सीधे सीधे, और एक बार मैं दोबारा से इसको समझा भी देता हूं कि ये कैसे बना। तो आइडियल डायोड के केस में अगर आपको यूनिवर्सिटी पेपर में पूछता है तो थ्योरी लिखने के साथ साथ इसका ये जो ग्राफ है ये जरूर से बना के आइएगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है ना इसको ड्रॉ जरूर कर दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ आइडियल डायोड, वैसे तो इस पे लिखा हुआ है। वी कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रही है यहाँ पे, कलर के साथ देखिए इसमें पूरा, देखिए ये कंडीशन है फॉरवर्ड कंडीशन, दिस इज द फॉरवर्ड कंडीशन, ठीक है। और दूसरा ये वाला जो कंडीशन है दिस इज इट्स रिवर्स कंडीशन। ये कलर चेंज करना पड़ेगा इसका, ये इसका रिवर्स कंडीशन। तो इससे आप आराम से देख सकते हैं। तो 0 रिवर्स करंट यहां पर इस कंडीशन में देखिए करंट की वैल्यू 0 है, आप रिवर्स में पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं रिवर्स बायस का, तो करंट की वैल्यू 0 ही रहेगी टिल द एंड। कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो यहाँ पे नहीं दिखेगा जैसे नॉर्मली दिखता है डायोड में। और ऊपर क्या हो रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो फॉरवर्ड बायस में आपको करंट की वैल्यू जो है उसके हिसाब से वोल्टेज क्या मिल रहा है, वोल्टेज इज 0 ना, वोल्टेज 0, करंट मिलेगा आपको इस पूरे रेंज में करंट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज क्या मिल रहा है, वोल्टेज इज 0, इसीलिए बोला 0 फॉरवर्ड वोल्टेज। समझ जाएंगे इस चीज को, चलिए परफेक्ट। तो और इसके क्वेश्चंस आप हैंडल कर लेंगे जैसा मैंने पॉइंट्स बताया उसको अगर ध्यान रखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है सर, फटाफट से देखते जाइए, एकदम मस्त से आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डायोड रेजिस्टेंस। डायोड रेजिस्टेंस बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, खास तौर पे एजेई वाले बच्चों के लिए। यूनिवर्सिटी में उतना कुछ खास नहीं पूछेगा आपको डायोड रेजिस्टेंस से, ये ओवरऑल एक बड़ी थ्योरी का हिस्सा हो सकता है। सेपरेटली इससे क्वेश्चन पूछे बहुत कम यूनिवर्सिटीज में पूछा है, जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी वगैरह में पूछा हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज में और पूछा हुआ है। बाकी AKU या AKTU वगैरह का भी मैं पेपर देख रहा था तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको आगे चल के ड्यू कोर्स में करवाऊंगा ये क्वेश्चंस। डायोड रेजिस्टेंस, इसका क्या फंडामेंटल है सर, रेजिस्टेंस तो एक ही होता है हर किसी में, एक बेसिक रेजिस्टेंस होता है R = V/I, ठीक है।
देखिए आर इज इक्वल टू वी बाई आई वहां तक वैलिड रहता है जब तक कि आप एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो, ठीक। क्या डायोड का कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है क्या? तो सर डायोड को तो हम वैसे भी क्लासिफाई करते हैं एज अ नॉन लीनियर एलिमेंट, है ना। मैंने आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक कर पिछली क्लास में बताया भी है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन, रिवर्स कंडीशन, ये सब की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख चुके हैं इसके, है ना। दिस इज फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दिस इज रिवर्स बायस कंडीशन। यहाँ पे हो रहा है ब्रेक डाउन, इस कंडीशन में यहाँ पे नी वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से ट्रिगर अप हो जा रहा है, करंट की मैग्नीट्यूड ह्यूज हो जा रही है विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन द फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल। ये सब पता है हमको। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक लीनियर दिखता है? नहीं है सर, लीनियर तो है नहीं। अगर लीनियर नहीं है तो मुझे बताइए रेजिस्टेंस फिर लीनियरली कैसे वेरी करेगा? अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं कि R इज इक्वल टू वी बाई आई है सर यहाँ का रेजिस्टेंस, डायोड के केस में भी अगर ऐसा बोलेंगे तो ये तो लीनियर है ही नहीं, इनके बीच का रिलेशन ही लीनियर नहीं है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग तो वेरी करेगा ही नहीं ना फिर। तो इसका मतलब डायोड के केस में हमको समझ में आता है कि यहाँ पर सर एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी लीनियर ट्रिगर नहीं करेगा, लीनियर वेरिएशन नहीं शो करेगा। हाँ, कुछ हिस्सा शो करेगा, उसको अलग कैरेक्टरिस्टिक में शो करेंगे, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो नॉन लीनियर जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्रो करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो ट्रिगर पॉइंट है, जो करंट, जो ट्रिगर पॉइंट वोल्टेज है या करंट है, उसकी मैग्नीट्यूड में होने वाले चेंज के हिसाब से वो भी अलग अलग पोटेंशियल या अलग अलग आउटपुट शो करेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज या ऑपरेटिंग करंट डिसाइड करेगी यहाँ पे कि रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड कहाँ जाएगी। तो इसीलिए हमको डायोड के केस में रेजिस्टेंस को अलग से पढ़ना पड़ता है एज 3 सेपरेट एस्पेक्ट। रेजिस्टेंस 3 प्रकार के इसके अंदर होते हैं, 3 एस्पेक्ट में इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो इस वजह से ये टॉपिक का सिग्निफिकेंस है, इसलिए हमको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। सो लिखते हैं इसके अंदर अबाउट डायोड रेजिस्टेंस since IV characteristic of a PN junction diode is non-linear, thus we can see the variation। देखो R यहाँ पे ना कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसीलिए वी कैन सी वेरिएशन इन R या रेजिस्टेंस विथ द वेरिएशन इन ऑपरेटिंग पॉइंट, वेरिएशन इन ऑपरेटिंग पॉइंट वोल्टेज एंड करंट, ऑपरेटिंग पॉइंट वोल्टेज एंड करंट। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। एक सिंपल भाषा में बताऊं तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जहां करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी रेजिस्टेंस घट जाएगा, करंट जब इंक्रीज होना शुरू होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा इसका। रिवर्स बायस कंडीशन में ठीक उल्टा होगा, जैसे जैसे करंट की मैग्नीट्यूड कम होती चली जाएगी वहां रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, मेगा ओम्स के रेंज का रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार से क्लासिफाई करते हैं? टोटल 3 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। So these are classified ओवरऑल। किसी डायोड में रेजिस्टेंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। मेजरली 2 ही हैं, डीसी रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, और दूसरा एसी रेजिस्टेंस जो होता है, मेन एसी रेजिस्टेंस होता है। इससे ज्यादा सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, चलो बताता हूं मैं। फर्स्ट जो है दैट इज डीसी रेजिस्टेंस, नाम याद रखिएगा इन सबका, डीसी रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको कि आरडीसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, आरडीसी, ठीक है। सेकंड इज एसी रेजिस्टेंस, जिसको कि आरएसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एसी रेजिस्टेंस हो गया। इसका एक और नाम है, उससे ज्यादा सवाल पूछा है, एसी रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। अब आपको याद आएगा कि हाँ सर डायनामिक रेजिस्टेंस से तो क्वेश्चन देखे हुए एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में सबसे ज्यादा अगर डायोड रेजिस्टेंस के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है इसी से आएगा, इसी से आने के चांसेस बहुत हद तक होते हैं। तो डायनामिक रेजिस्टेंस, हाँ नाम लिखने के समय कभी डायनामिक के नाम से पूछेगा,
कभी आपको स्टैटिक या एसी के नाम से पूछेगा, तो वो ध्यान रखना है। और तीसरा और लास्ट बहुत सिंपल होता है, दैट इज नोन एज बल्क रेजिस्टेंस। बल्क रेजिस्टेंस, इसी को बोला जाता है ओमिक रेजिस्टेंस। तो ये टॉपिक पढ़ने के समय ध्यान दीजिएगा। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो ये मान के चलिए कि आप इसको जरूर से सबसे ज्यादा रिवाइज करिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। सेकंड वाला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो पूरा ही पढ़ना है, बट अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। शुरुआत करते हैं। तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात की। हम लोगों ने बोला कि अच्छा वो लीनियर नहीं होता है, जिसके आधार पे हमको 3 कैटेगरी में ओवरऑल रेजिस्टेंस को क्लासिफाई करना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट डीसी रेजिस्टेंस, डीसी या स्टैटिक रेजिस्टेंस। अच्छा बताइए, डीसी अगर है तो क्या इसकी प्रॉपर्टी लीनियर रहेगी या नॉन लीनियर रहेगी? डीसी अगर मैं बोल रहा हूं तो डीसी में नॉन लीनियरिटी का सीन कैसे आएगा सर? क्यों नहीं आ सकता? देखो, डीसी में नॉन लीनियरिटी का सीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पे हमारा वोल्टेज करंट फिक्स रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो इसका मतलब आर भी फिक्स रहेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा रहेगा, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज, लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of DC voltage and DC current, ठीक है। रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द डायोड। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे सर? एक्सप्रेशन हो जाएगा आर डी सी इज इक्वल टू वी बाई आई। एज सिंपल एज दैट यार, ये तो बहुत ही आसान बना दिया। चलो ठीक है, V क्या चीज है सर? यहाँ पे अप्लाइड डीसी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। V जो है, दूसरे कलर से लिखते हैं, V इज द अप्लाइड डीसी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, अक्रॉस डायोड। I क्या हो जाएगा? करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। अच्छा, I हो जाएगा current flowing through the diode, current through diode, ठीक है। चलो ठीक है, समझ आ गया। आर डी सी इज इक्वल टू वी अपॉन आई। फॉरवर्ड बायस में आर डी सी क्या होगा? लार्ज होगा कि स्मॉल होगा? सोचिए, जल्दी से आंसर करिएगा फटाफट से। इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस करंट क्या होता है? करंट हाई होता है सर। करंट हाई तो रेजिस्टेंस उसका अपोजिट चलेगा ना। अच्छा, इन शॉर्ट में लिख देता हूं, फॉरवर्ड बायस आर डी सी इज वेरी स्मॉल, डीसी रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड इज वेरी स्मॉल। रिवर्स बायस में वेरी लार्ज, ठीक है। करंट वहां पे लार्ज हो जाती है इस वजह से, ठीक है। ये सर आपने बोला अभी तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये वाला रेजिस्टेंस कब बताएंगे हम लोग? ये तब बताइएगा जब क्यू पॉइंट फिक्स रहेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट वोल्टेज एंड ऑपरेटिंग पॉइंट करंट। व्हेन बोथ ऑफ दीज आर फिक्स्ड, देन वी फाइंड द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड और स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। ये कब के लिए है? देखो, हम लोग नॉर्मली जब सिग्नल्स वगैरह का एनालिसिस करते हैं ना, तो वहां पे हमारा क्यू पॉइंट फिक्स रहता है, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स रहता है। उस फिक्स ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए जब सिग्नल एनालाइज करना होता है, तब वहां पे स्टैटिक रेजिस्टेंस को इफेक्ट जो है इसका, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक लाइन आगे और लिख देता हूं कि दिस रेजिस्टेंस is calculated at a specific Q point। इसका मतलब फिक्स्ड वोल्टेज एंड करंट, उसके लिए ये वैलिड है, ठीक है। फिक्स वोल्टेज या फिक्स करंट के केस के लिए वैलिड है, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहां होता है? इसका एप्लीकेशन होता है, इट्स एप्लीकेशन इज इन द एनालिसिस of
सिग्नल्स। सिग्नल के एनालिसिस में, क्योंकि उसमें हमारे पास पॉइंट फिक्स रहता है, तो उसका एनालाइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लार्ज सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा काम का नहीं था, ठीक है। ये अब जो मैं बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसी रेजिस्टेंस, ऑल्सो नोन एज डायनामिक रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड। डायनामिक नाम से क्या समझ में आया? डायनामिक मतलब चलते फिरती कंडीशन। डायनामिक मतलब मोशन में जब कोई कंडीशन हो रही हो तब। मोशन किस चीज का? यहाँ पे चार्ज कैरियर्स मोशन में चल रहे हैं ऑलरेडी। आप जब किसी ग्राफ के अंदर व्हेन द वोल्टेज और क्यू पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, उस कंडीशन पे हम डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कांस्टेंट है, सो विद दैट इफेक्ट बाकी क्वांटिटी का क्या असर पड़ रहा है डायोड रेजिस्टेंस को ऑल्टर करने या वेरी करने में, उसकी बात होती है इन द केस ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस। मतलब डायनामिज्म है, मतलब क्या है कि वहां पर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू सम अदर क्वांटिटी, उसको हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, कैसे इसको समझेंगे? चलो डायरेक्टली आपको बताता हूं। इसको आर ए सी के फॉर्म में डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड एज आर ए सी। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है? इट इज गिवन एज द रेशियो ऑफ, so it is given as the ratio of change in voltage with respect to the change in current, with respect to the change in current, the change in current through the diode। मतलब एक्सप्रेशन तो मिल गया आपको सीधे कि आर ए सी जो है दैट विल बी डेल वी अपॉन डेल आई। हाँ, डेल वी अपॉन डेल आई के फॉर्म में। अच्छा, डेल वी क्या होगा सर? ये चेंज इन वोल्टेज है। डेल आई क्या है सर? चेंज इन करंट है। ओके, डेल वी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1 लिख सकते हो आप ऐसा। डेल वी को आप लिखोगे V2 माइनस V1, डेल आई को क्या लिखोगे? I2 माइनस I1। अच्छा, तो इसी चेंज के रिस्पेक्ट में बताना है सर? हाँ जी बिल्कुल सर, ये नहीं समझ में आया लेकिन ठीक है। द रेशियो ऑफ चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन फॉरवर्ड बायस करंट। अच्छा, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज अपॉन चेंज इन फॉरवर्ड बायस करंट, यही है ना रिलेशन? ठीक है, इसी फॉर्म में बता रहे हैं। इतना ही एक्सप्रेशन होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ये तो नहीं दिख रहा है इसके अंदर। और कैसे चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग? चलो ग्राफिकली बताता हूं आपको। यहां मैं जिस चेंज की बात कर रहा हूं ना, वो चेंज ऐसा दिख रहा होगा कुछ। देखिए, अगर मैं इसके अंदर मैं करंट का ग्राफ, फॉरवर्ड कंडीशन पर ये चेंज दिखेगा मुझे। फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड के केस में फॉरवर्ड बायस रीजन का यही ग्राफ बनता है मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो इसमें सर आप एक काम करिए ना, ये वोल्टेज की लाइन है, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट कितनी थी वो बताइए। लेट्स से ऐसा कुछ, ठीक। और सर, और मान लो ये एक दूसरा वोल्टेज ले लेता हूं मैं, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज, ये वोल्टेज V2 हो जाएगा। इस पे करंट की वैल्यू कितनी आई वो पता कर लेते हैं। करंट I2, तो लेट्स से दिस वाज करंट I1, यहां पे है करंट I2, है ना, ये दिस इज आवर करंट। सिमिलरली यहां V1 है, यहां V2 है, VF फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल है, करंट I इन मिली एम्प्स, ठीक। तो इस ग्राफ पे ये दो कंडीशन मुझको जो दिखाई दे रही है ना, अब इसमें चेंज इन करंट और चेंज इन वोल्टेज कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है? देखो, दीज टू पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन करंट। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये डेल आई का रीजन है। और सिमिलरली ये जो दो कंडीशंस है, ये जो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, ये मुझको डेल वी बता रहा है। क्या बता रहा है? इट इज शोइंग चेंज इन पोटेंशियल। समझ गए अब ग्राफिकली?
कि चेंज इन वोल्टेज के रिस्पेक्ट में चेंज इन करंट कितना मिल रहा है, वोल्टेज में इतना अगर चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में करंट में किस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस। बट स्टिल अभी भी ये पॉइंट देखना बचा हुआ है कि रेजिस्टेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये जो चेंज है इसको कंट्रोल कर कौन रहा है, फिजिकली कौन सी क्वांटिटी उसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो अब मैं यहां पे लिख लेता हूं आर ए सी इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, यही सिचुएशन है यहाँ पे। अच्छा, तो dv अपॉन di का कंडीशन है। मान लो मैं फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट इक्वेशन यूज करता हूं, यूजिंग द डायोड करंट। अच्छा, ये जो I है ये IF होगी ना, और V जो है वो VF होगा। F मतलब फॉरवर्ड बायस रीजन। ये जो भी चीज बता रहे हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो यूजिंग डायोड करंट इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए मुझे क्या पता है, यहां पे मुझे पता है डायोड करंट या करंट थ्रू द डायोड इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन इज गिवन एज I नॉट इंटू ई रेज टू द पावर QVF अपॉन ईटा KT, आइडियलिटी फैक्टर ईटा इंटू KT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी रिस्पेक्ट में शो करता हूं, ये इक्वेशन है हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, इक्वल टू एग्जैक्टली मत लिखिए, नियरली इक्वल टू लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा एक्यूरेट माना जाएगा, इस चीज को ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, ये बात हम पहले से जानते हैं। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को VF के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या होगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू VF के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। देयरफॉर d बाई dVF ऑफ IF विल बी गिवन एज, क्या एक्सप्रेशन बनेगा, देखो I नॉट तो है यहाँ पे, QVF अपॉन ईटा इंटू KT, ये एक्सप्रेशन बाहर आएगा मेरे पास। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एज, डायरेक्टली मैं लिखता हूं IF या I डिवाइडेड बाई, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ईटा इंटू VT को मैं बाहर निकाल देता हूँ, VT लिख देता हूँ इस पूरे को, KT अपॉन Q को मैं कन्वर्ट करके VT के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो आई विल राइट ईटा इंटू VT। VT क्या है, VT इज माई थर्मल पोटेंशियल, VT का वैल्यू वही KT अपॉन Q है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई अलग से नया टर्म नहीं आया है, ये हम लोगों ने पहले भी एक्सप्रेशन बनाया था, अभी मैं फिर से उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो I अपॉन ईटा इंटू VT का एक्सप्रेशन आएगा, किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ IF विद रिस्पेक्ट टू VF। IF और VF क्या है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। ठीक है सर, समझ गए क्या क्या चीज यहां पे आई सर। तो मेरे पास D ऑफ IF अपॉन D ऑफ VF की वैल्यू आ गई ना एक तरीके से, क्या वैल्यू आई, I अपॉन ईटा इंटू VT आई। मैं आगे चल के आपको सबका नाम भी लिखवा देता हूं कि क्या क्या है। और मुझे एक चीज ये पता है, we already know that AC रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इट इज dVF अपॉन DIF। तो मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो बात बन जाएगी। Therefore we can say कि RAC जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके, ईटा इंटू VT डिवाइडेड बाई I। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका कंक्लूजन लिखवाऊंगा अभी, किससे क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, फिलहाल तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए एज इंपॉर्टेंट। आज की क्लास के सभी टॉपिक में से सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा बार अगर क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से तो इसी से आया हुआ है। ठीक है, हाँ, अब पहले सब चीज का नाम लिख लेते हैं, कहां पे कौन सी चीज क्या है। देखिए ईटा क्या है, ईटा इज द आइडियलिटी फैक्टर, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। आइडियलिटी फैक्टर, आइडियलिटी फैक्टर एज अ कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 रहेगी फॉर जर्मेनियम, और इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 से 2 के बीच में हो सकती है फॉर सिलिकॉन। ठीक, डन। और क्या चीज मैंने बताया, VT लिखवाया था मैंने आपको। देखिए VT जो है ना, इसको बोलते हैं थर्मल वोल्टेज, एंड वी शुड नो कि VT कहां से आया, VT एक्चुअल में KT अपॉन Q के फॉर्म में आया। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, Q इज द चार्ज। ठीक है,
तो उसके रिस्पेक्ट में सर वीटी की कोई वैल्यू होती है क्या? इट इज नियरली 26 मिली वोल्ट एट 300 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर में इसकी वैल्यू लगभग 26 मिली वोल्ट के रेंज की होती है। ये वो सारी बातें जो आपको कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। ठीक है, आईएफ और वीएफ क्या है सर? चलो ये भी बता देता हूं मैं, लिखवा देता हूं। इनफैक्ट आईएफ जो है फॉरवर्ड बायस करंट और वीएफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ठीक, सारी चीजों का मतलब आप समझ गए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। आर ए सी इक्वल टू ईटा वीटी अपॉन आई क्या दिखा रहा है? चलो ईटा तो कांस्टेंट है, आर ए सी वीटी अपॉन आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब अब इसका समरी लिख लीजिए, यहीं पे बातें समझ में आएंगी। सो वी कैन सी दैट इफ आई एफ इज कांस्टेंट, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलूं कि आई एफ को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, फॉरवर्ड करंट कांस्टेंट है, देन the dynamic resistance of diode is directly proportional to the थर्मल वोल्टेज। किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? टू थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज वीटी। ठीक, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ वीटी इज कांस्टेंट, अगर वीटी कांस्टेंट है देन आर ए सी या डायनेमिक रेजिस्टेंस is inversely proportional to the forward bias current। यही सिचुएशन तो दिख रही है ना यहाँ पे, देखिए अगर ये VT को मैं कांस्टेंट रख लेता हूं तो RAC इनवर्स प्रोपोर्शन टू करंट है। मतलब जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। दोनों सिचुएशन मिल गया हमको यहाँ पे। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर RAC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, RAC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। So if VT is constant, then RAC is inversely proportional to the forward bias current। ठीक है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ऊपर वाली सिचुएशन पे क्या हो रहा है कि RAC is directly proportional to VT at IF constant। ये दोनों सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो पता ही होना चाहिए हम लोगों को। डन, इसको याद रखेंगे। इतना अगर आप याद रखते हैं ना तो आप यकीन मानिए इस टॉपिक से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। इतने के अंदर से आप गेट की तैयारी करिए चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, इस टॉपिक में यहां से ही क्वेश्चन आएगा। तो मतलब मैं फाइनली कंक्लूजन में क्या बोलूं? मैं बोलूंगा कि आर ए सी इज प्रोपोर्शनल टू वी टी या फिर इट इज प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन कौन कांस्टेंट है? आई एफ इज कांस्टेंट। अच्छा, ये समरी बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है सर कि आर ए सी जो है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एफ व्हेन वी टी कॉन्स्टेंट। ओके, तो जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस करंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस होने लग जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है ये चीज। ठीक, डन। एक और रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे थे सर, ये बहुत बेसिक सा है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली, तो इसको जस्ट शॉर्ट में लिखवा देता हूं आपको। लास्ट वन इज बल्क और ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है? देखिए जैसे पी रीजन का फॉर्मेशन हुआ, एन रीजन का फॉर्मेशन हुआ, इनका इनहेरेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कॉन्टैक्ट्स जो बन रहे हैं वहां पर भी उसके भी कुछ इनहेरेंट इनबिल्ट रेजिस्टेंस होंगे। बिल्कुल, जो एनोड कैथोड का जो रीजन बन रहा है जहां से लीड्स या वायर्स आप कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर भी कुछ रेजिस्टेंस बनेगा। उन्हीं सबको क्यूमुलेटिव फॉर्म में हम लोग बल्क रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओवरऑल डायोड का अपना खुद का इनहेरेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, जो उसके लीड्स, उसके पी रीजन, एन रीजन, कॉन्टैक्ट सबकी वजह से होता है। तो लिखेंगे इट इज द इनहेरेंट रेजिस्टेंस
इसका बायस से कोई लेना देना नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। ये बायसिंग वायसिंग पे नहीं डिपेंड करता, इसका बायस से कोई लेना देना नहीं है। या फॉरवर्ड बायस लगा रहे हैं, रिवर्स बायस लगा रहे हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। सो इट इज द इनहेरेंट रेजिस्टेंस ऑफ डायोड which usually depends upon या which usually includes the resistance due to किसकी किसकी वजह से जो रेजिस्टेंस हो रहा है, ड्यू टू P और N रीजन फॉर्मेशन, उसका इनबिल्ट रेजिस्टेंस फॉर्मेशन, ठीक है, और कॉन्टैक्ट्स और कनेक्टिंग लीड्स एटसेट्रा। और क्या जानना चाहिए इसके बारे में, ये लिख लीजिए, इट इज कांस्टेंट and is not associated with bias। तो सर इसकी वैल्यू कैसी होती होगी, किसी डायोड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है क्या कि बहुत कम होती होगी? इसको किससे डिनोट करते हैं सर? इसको ना आर एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड विथ आर ऑफ आर सब्सक्रिप्ट एस, ऐसा लिख लीजिएगा आप इसको। तो पहला वाला IDC हो गया, दूसरा वाला RDC हो गया, सेकंड वाला जो है वो RAC या R डायनामिक इस फॉर्म में शो करते हैं, ये थर्ड वाला जो है इसको R ऑफ S से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, ये अपने खुद की प्रॉपर्टी की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये वो है, ठीक है, कांस्टेंट है, बायस से इसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत हाई फॉरवर्ड करंट होगा तो उस समय ये रेजिस्टेंस मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो डायोड रेजिस्टेंस जो है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि डायोड रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू पे चला गया, इसी वैल्यू पे आता है वो, यही वो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, एट वेरी हाई फॉरवर्ड करंट, ठीक है। तो जो कट इन पोटेंशियल किससे थोड़ा जब आगे बढ़े तो एक्सपोनेंशियली करंट ग्रोथ हुआ, उस कंडीशन पे जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा, हम लोग बोलते हैं वो एक अपनी लोएस्ट वैल्यू पे चला गया, वो लोएस्ट वैल्यू यही होती है, ठीक है। डायोड का रेजिस्टेंस एट वेरी हाई फॉरवर्ड करंट द डायोड रेजिस्टेंस reaches its minimum value, its minimum value this RS or ohmic resistance is that minimum value, is that minimum value, वो मिनिमम वैल्यू यही है और कुछ नहीं, इसी मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है हमारे डायोड का रेजिस्टेंस, ठीक है, इस वैल्यू तक। डन। छोटी सी क्लास थी, आई होप बिल्कुल सिंपल वे में मैंने जैसे समझाने की कोशिश किया होगा, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी एकदम प्रॉपर वे में, ठीक है। अगली क्लास में मिलूंगा, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो है वो लेकर के आऊंगा, और डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा समझ लेने के बाद नेक्स्ट हाफ शुरू होगा इस चैप्टर का, जहां पे स्पेशल पर्पस डायोड्स और वेरियस टाइप के जो डायोड्स है, जैसे एवलांच हो गया, जीनर हो गया, इन सब के बारे में इनकी जो कंडीशंस है वो सब पढ़ेंगे, फिर पीएन जंक्शन के एप्लीकेशंस को ध्यान देंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। अब इसके बाद 1 या 2 टॉपिक्स और होंगे, उसके बाद मैं आपको बल्क में क्वेश्चन करवाऊंगा ये सभी टॉपिक्स के। अभी इसीलिए सेशंस के अंदर मैं क्वेश्चन नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप आराम से टॉपिक का मजा लीजिए। फिर उसके बाद आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है इसका एक अच्छा रिवीजन करके आप मस्त तरीके से क्वेश्चन ऑफ करेंगे। सेशन को यहीं पर एंड अप करता हूँ, अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आप सभी से मिलता हूँ। तो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।